हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो है इसरो एसडीएस का। दिख गया होगा आपको, एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर सहार का जो श्रीहरिकोटा का जो पेपर है, ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 4/6/2022। ठीक है, 2022 का पेपर है। तो इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रीशियन का पेपर है जो इवनिंग शिफ्ट में लगाया गया था, उस पेपर को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सभी पेपर्स के जो सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इन पेपरों की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आप सभी को पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, और जुड़ते जाइए और लाइक करते जाइए। और जैसे जितना लाइक करोगे उतना ही हम आपके लिए बेहतर क्लासेस। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, इस पे जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे उसी के अनुसार मैं 2024 का पेपर जो है इसरो एसडीएस का वो भी सॉल्यूशन तभी लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 4 सितंबर को, ठीक है, 4 सितंबर को जिसका एग्ज़ाम है और वहाँ तक उनको ज़रूर पहुँचाए ताकि सभी ये इस प्रीवियस ईयर पेपर को देख कर जाएँ और कितना है। और लास्ट में हम जैसे ही एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद हम इनकी फीडबैक ज़रूर देना है आपको, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए आप ज़रूर चेक करना है आपको। तो मेरे को जैसे ही एग्ज़ाम होती है उसके बाद जितने क्वेश्चन लिखे जाते हैं, जितने याद रहते हैं, वो क्वेश्चन ज़रूर मेरे को प्रोवाइड करवाना टेलीग्राम पर। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं और देखते हैं आज के एक एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले क्या कह रहा है कि खालिस्तान शुरुआत करने के बाद एकल फेज प्रशीतक संपीड़क मोटर की शुरुआती कुंडली अब संपर्कित कर दिया जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, ये है कि आपके पास ये मोटर है। ठीक है, यहां मैंने क्या किया है कि वाइंडिंग कर दी गई, ये हमने वाइंडिंग कर दी है और ये वाइंडिंग कर दी है और इसको यहाँ से सप्लाई दे दी है। ठीक है, यहाँ सिंगल फेज सप्लाई है, एसी सप्लाई जो हम दिया है। यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ दिया जिसको हम बोलते हैं CF, सेंट्रीफ्यूगल स्विच CFC। और ये यहाँ पर रोटर प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर अब किसका रोटर प्रयोग में लिया गया है। ठीक, ये जो रोटर प्रयोग में लिया गया है इसको हम बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर। ठीक है, ये कौन सा होता है? स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। ये जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक, तो ये इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि संपीड़क प्रशीतक संपीड़क मोटर की शुरुआती कुंडली को असंपर्कित कर दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होती है, किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा अलग किया जाता है। चुंबकीय रिले के द्वारा किया जाता है, आपके अंदर स्विच के द्वारा किया जाता है, टाइमर के द्वारा जाता है। ठीक है, और प्रशीतक संपीड़क का मतलब ये होता है कि जो आपका क्या प्रशीतक संपीड़क, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजर। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो फ्रीजर के अंदर जो मोटर स्वरात में तो इस कुंडली को असंपर्कित करने के लिए जो प्रयोग में ली जाती है वो कुंडली ली जाती है चुंबकीय रिले। ठीक है, और यदि आपके जैसे सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर है, उसके अंदर द्वारा क्या की जाती है, आपके अंदर स्विच का उपयोग किया करके क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण E और V है, खालिस्तान होता है। जो ट्रांसफार्मर का समीकरण जो होता है, यदि प्राइमरी के लिए पूछे तो E, सेकेंडरी के लिए पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 4.445 MF इंटू NS। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने पूछा है NS, ध्यान रखना, मतलब सेकेंडरी के लिए पूछा तो सेकेंडरी का ही ध्यान करना है आपको, ना कि प्राइमरी का। यदि प्राइमरी का पूछेगा तो EP लिखेगा। ठीक, EP बराबर 4.47 यही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? एज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट इफेक्ट
इफेक्ट इज द ऑब्जर्व द विच ऑफ द फॉलोइंग द सिचुएशन, ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट में निम्न में से किस परिस्थिति में देखा जा सकता है। तो किस परिस्थिति में अप्रोक्सीमेट इफेक्ट दिखाई देगा? हाई वोल्टेज की डीसी ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ द ड्यू टू हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइनों के अंदर। तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द पासिंग ऑफ द थॉट कंडक्टर, तो चालक में एसी करंट की प्रवाह के लिए। अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू करंट फ्लो इन नियरली कंडक्टर, सन्निकट मतलब पास वाले चालक में विद्युत धारा प्रवाह में उपलब्ध या प्रवाह से उत्पन्न प्रत्यावर्ती फ्लक्स है। तो किसकी बात कर रहा है? तो इसके अंदर जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इफेक्ट जो दिखाई देता है आपको, वो क्या कह देता है? पास वाले चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक 440 वोल्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक 440 वोल्ट रेटेड हीटर 220 आपूर्ति, इससे उत्पन्न ताप मूल ताप के खालिस्तान के गुणा होगा। मतलब ये कह रहा है कि उत्पन्न जो होता है ये किसके होगा, ठीक है। तो यहाँ देखना जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V²/R, ठीक है। तो यदि मैं इसको P1 मानता हूँ तो इसको R1 मान सकता हूँ। फिर इसी प्रकार P2 बराबर V²/R2, ठीक है। ये हमने मान लिया कि 2 के लिए पूछ रहा है, क्योंकि पहले क्या किया गया, वोल्टेज कितनी है? 440, उसके बाद उसको क्या कर दिया? आधी कर दिया। और जैसे ही इसको आधी करता है तो इसमें उत्पन्न ताप जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा कि ये देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखो कि ये कह रहा है कि P1, ठीक है, यहाँ तो मान लेता हूँ मैं P2 और P1, क्योंकि प्रतिरोध का मान और इसका पावर का मान क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है तो इसका मतलब क्या होगा? जबकि वोल्टेज तो क्या रहेगी? जितनी पावर बढ़ेगी उतनी वोल्टेज बढ़ेगी। तो इसके अंदर जो वोल्टेज होती है तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? P2 है तो P यहाँ क्या है? V1/V2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ जो मान रख रहा है, मैंने क्या रखा? V1, ठीक है, यहाँ भी क्या है? पावर तो समान है ना। तो यहाँ V2 का है तो यहाँ P1 है तो P2 है तो V2 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? V1 लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 220/440, 0 से 0 और 11 से 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 2 ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो इसका मान जो आएगा 1/4 भाग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा? 1/4 भाग मूल ताप के गुणा रहेगा, मतलब B इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कौन सा ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग नहीं है? इसमें से पटलित लेमिनेटेड कोर, प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग, दिक् परिवर्तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या? दिक् परिवर्तक। तो ये किसके अंदर होता है? मशीन्स के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है? मशीनों के अंदर, और डीसी मशीनों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या होगा यदि किसी एकल फेज वाटर हीटर को समान वोल्टता निर्धारित वाले डीसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाता है। मतलब पहले है एसी से जुड़ा हुआ है और उसके बाद उसी आपूर्ति से हम क्या कर रहे हैं? डीसी से जोड़ देंगे। बात किसकी कर रहे हैं? हीटर की। तो हीटर क्या करता है? मतलब डीसी पे क्या कैसे कार्य करेगा? यह अर्ध ताप पर कार्य करेगा, यह कार्य नहीं करेगा, यह तक्षण जल जाएगा, हीटर सामान्य तरीके से कार्य करेगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि हीटर जो होता है वो डीसी पर कार्य कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि पीवीसी विद्युत तार का अनुमानित सामान्य प्रचालन ताप कितना होगा? पीवीसी की बात कर रहे हैं। इससे पहले पिछले पेपर में हमने पढ़ा था कि जो क्रॉस लिंक पॉलीइथीन जो XLPE जो केबल होती है उसके लिए तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखना। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और इसका जो पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीवीसी के लिए कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जबकि क्रॉस लिंक पॉलीइथीन के लिए कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। 20 का हो जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर जो राइट आंसर तो हो जाएगा वो तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि क्रॉस लिंक पॉलीइथीन के लिए यदि आपसे पूछा जाए, पिछले पेपर में हमने देखा था, तो यदि उसमें पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उसमें कितनी आ जाती है? 90 डिग्री आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि सिरोपरि ओवरहेड लाइन प्रणाली के लिए कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ देखो गलत कौन सा है? ओवरहेड चालकों में इंसुलेशन रहित अनावर्त होते हैं, मतलब बिना इंसुलेशन के होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं?
बेयर कंडक्टर, ठीक है, बेयर कंडक्टर, ठीक, बेयर कंडक्टर अनुरक्षण आसान होता है, फॉल्ट की संभावना अधिक होती है, आकाशीय बिजली नहीं गिरती है, ठीक है। इनके ऊपर जो होती है, इसका सबसे मतलब गलत जो है कि ये कह रहा है कि आकाशीय बिजली नहीं गिरती है, इनके ऊपर भी आकाशीय बिजली क्या होती है, गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किसी मोटर के परिपथ में ऊष्मा अतिभार रिले खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये जो ऊष्मा रिले होते हैं इसे क्या बोलते हैं, ओवरलोड रिले बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊष्मा रिले को ओवरलोड रिले बोलते हैं, ठीक। तो इसके अंदर जो प्रचालित किया जाता है कि मोटर की कुंडली के तापीय माप पर आधारित होती है, मोटर की बॉडी के ताप संवेदन पर आधारित होती है, मोटर विद्युत धारा प्रचालित द्विधात्मिक पत्ती से निकलने वाली ऊष्मा पर आधारित होता है, पारिवेशिक तापमान में वृद्धि होती है। तो ध्यान रखना, मोटर में विद्युत धारा प्रचालित द्विधात्विक से निकलने वाली ऊष्मा जो होती है उसको क्या करती है, ट्रिप करती है, उसी सिद्धांत ऊष्मा के सिद्धांत पे कार्य करती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि उसमें रिले जो होते हैं वो किसके सिद्धांत पे कार्य करेगी, ऊष्मा के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि IEC के अनुसार एच रोदन श्रेणी की डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा। ध्यान रखना, इसकी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से बताते हैं हम, जो ट्रिक है वो हम ट्रिक बता रहे हैं कि क्या है कि याद आई इलेक्ट्रिशियन ब्रांच फिर हम चले, ठीक है। देखो याद आई, याद का भाई आई ए इलेक्ट्रिशियन ब्रांच फिर हम चले, ठीक। अब इसके अंदर जो कलर कोड दिया है, ठीक है, कलर कोड क्या दिया है, इसका जो मान दिया है वो क्या हो जाएगा, वाई के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 105, 120, 130, 155, ठीक, 180, यहाँ हो गया 200, 220, ठीक, और 250 डिग्री। अब यहाँ बता रहे पूछ रहा है कि किसके लिए, एच के लिए पूछ रहा है। तो एच के लिए हम देख लेते हैं कौन सा है, एच के लिए 180 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180 एच के लिए हो जाएगा। बाकी 120, 130, 155, तो 120 जो है वो किसके लिए हो जाएगा, ई के लिए, ठीक। 120 के बाद में 130 है, ये किसके लिए हो जाएगा, बी ब्रांच के लिए, और 155 जो है वो किसके लिए हो जाएगा, एफ के लिए। तो याद रखना है, इस तरह के ट्रिक से याद रखना। मैंने कितने पेपर सोल्व करा दिए, यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन कन्फर्म उठ के आता है, ठीक है। तो यही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने का तरीका, यही है तरीके से सोल्व करने से, और यही पता चलता है कि कहाँ से सिलेबस में कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लाइक करते जाओ, जो भी कैंडिडेट नए बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो क्वेश्चन को पूछा करो, ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट उस क्लास में हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, उसका समझा देंगे, उसको बता देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के बारे में पूछा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 500 kV 11 kV 433 डेल्टा स्टार DY शुष्क प्रकार के विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित सुरक्षाओं में से क्या अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इनमें से क्या अनिवार्य नहीं है, बकोज रिले, आंतरिक सुरक्षा रिले, बू फॉल्ट रिले, शॉर्ट सर्किट रिले। तो ध्यान रखना, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बकोज रिले जो की जाती है शुष्क प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए नई प्रयोग में ली जाती है, ये जो रिले प्रयोग में ली जाती है ऑयल वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो गया कन्फर्म कि सूक्ष्म प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, सूखे ट्रांसफार्मर, उसमें हम बकोज रिले का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सभी अंदर के 3 कंपोनेंट्स का प्रयोग में लिया जाता है। बकोज रिले जो प्रयोग में ली जाती है वो कहाँ ली जाती है, ऑयल ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किस विद्युत संयंत्र से न्यूनतम प्रदूषण होता है। भाई देखो किस में सबसे न्यूनतम होगा, नाभिकीय में ज़्यादा होता है, डीजल में भी होता है, तापीय होता है। तो न्यून प्रदूषण जो होता है वो सबसे कम किस में होगा, डी में होगा। सौर ऊर्जा जो होती है उसमें क्या होगा, आपके प्रदूषण कम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा है कि डीसी शंट मोटर का टॉर्क कौन सा होता है। तो डीसी शंट मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो जो ए दिया हुआ है वो किसके लिए हो जाता है, श्रेणी मोटर के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, श्रेणी मोटर के अंदर लिए हो जाता है टॉर्क, ठीक है, इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किंग भू परिघटना खालिस्तान विद्युत प्रणालियों में जुड़ा हुआ है निराधार लंबी HVAC ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की जो लंबी होती है उसके लिए, और आउटडोर ट्रांसफार्मर टर्मिनल में चरण के लूप्स कनेक्शन के लिए, भू संपर्क टर्मिनल में लूप्स के लिए, लाइटिंग के कारण आर्किंग के लिए। तो जो निराधार लंबी HVAC ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए इसका प्रयोग में लिया जाता है, जो आर्किंग भू परिघटना होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति व्यापक तौर पर वायुयान में विद्युत उपकरणों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि तो फ्रिक्वेंसी, और ये इसरो भी पूछता है कि जो वायुयान होते हैं, जो हमारे एरोप्लेन वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 400 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज जो होती है, ठीक है, ये भारत के घरेलू उपकरणों के लिए होती है, ठीक है, घरेलू उपकरणों के लिए, घरेलू उपकरणों के लिए, ठीक है। और एक होती है 3 फेज उपकरणों के लिए, 3 फेज के लिए, ठीक है, 3 फेज के लिए, मतलब ये से सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए ही होती है, ठीक है। और वायुयान जो होती है वहाँ पर कितनी होती है, 60 हर्ट्ज, और 400 हर्ट्ज, और 60 हर्ट्ज जो होती है वो क्या की होती है, अमेरिका की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि भूमेगर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभव इलेक्ट्रोड की अपेक्षा विद्युत धारा इलेक्ट्रोड गड्ढे भूपिट में अधिक दूरी पर रखे जाते हैं, मतलब अधिक दूरी की गहराई में रखा जाता है। कम दूरी पे रखा जाता है, नहीं, कम दूरी पे, समान दूरी पे, तो समान दूरी पे भी नहीं रखते हैं, समांतर उसमें, ठीक है, 2 अर्थ किए जाते हैं, समांतर में करते हैं तो उसमें भी समान दूरी नहीं होती है, अलग अलग दूरी होती है। एक होता है, पहले होता है 10 मीटर, फिर होता है 15 मीटर, और फिर होता है 30 मीटर, इस तरह रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मापन के लिए भूमेगर DC धारा का प्रयोग, नहीं, DC का नहीं प्रयोग किया जाता है, उसमें भी यहाँ AC का प्रयोग करते हैं, क्योंकि AC का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, ठीक है, विद्युत अपकट्ठे के कारण यहाँ पर AC का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि ब्राइट लैंप पद्धति में कौन सी स्थिति में जिसे अल्टरनेटर को बस बार समांतर क्रम में रखा जाता है, मतलब बस बार हम क्या करते हैं, 2 अल्टरनेटर को क्या करते हैं, समांतर क्रम में चलाते हैं, तो उसमें बस बार होना है, तो सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं जिसके अंदर। तो उसके लिए क्या जरूरी है, जब सभी लैंप पूर्णतः प्रकाश में होते हैं, सभी लैंप पूर्ण प्रकाश में होते हैं तब होगा, जब सभी लैंप पूर्णतः बंद हो जाएंगे तब होगा, या जब एक लैंप को बंद करें और दूसरे उसे जलाए रखें। लैंप के तरंग की घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, नहीं, घड़ी वगैरह की नहीं है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब एक लैंप को बंद करेंगे और दूसरे लैंप को से जलाएंगे, मतलब एक लैंप बंद हो बाकी 2 लैंप जले हुए हो, ठीक। इसी प्रकार इस तरह हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक उद्दीप्त लैंप 15 वाट 230 वोल्ट और दूसरी उद्दीप्त लैंप 100 वाट और 230 के साथ एक श्रृंखला में जुड़ा हुआ तथा 230 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, तब लैंपों को खालिस्तान स्थिति होगी। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 लैंप है, एक 15 वाट का, एक 230 वाट का। और एक मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि यदि आपने लैंप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लैंप के जो श्रेणी, समांतर और कौन सा ज़्यादा जलता है, कौन सा कम जलता है, कितने, तो ये ज़रूर आपको देख के जाना है, क्योंकि मैं अभी तक इसरो के बहुत से क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ। उसके अंदर लैंप का हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हर एक लैंप का क्वेश्चन हो जाता है। और आपको ये मैं बता देता हूँ कितने वाट के लिए, 15 वाट के लिए, 30 वाट के लिए, 60 वाट के लिए और 100 वाट के लिए, बस इन 3 में पूछा था। जो सबसे ज़्यादा जो पूछा था 100 वाट और 30 वाट और 15 वाट के लिए, ठीक है, कभी कभी 60 वाट के लिए। इसलिए इनको रिमेंबर करना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, और उससे सिलेबस का भी आपको पता चलता है। तो ये कह रहा है कि किसके लिए होगा। अब यहाँ देखो कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, तो ये कह रहा है कि श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो श्रृंखला के अंदर क्या होता है कि जो कम वाट का होता है ना, ठीक है, जो कम वाट का होता है वो अधिक रोशनी देता है, ठीक है। जब समान वोल्टेज हो और कम वाट का वोल्टेज पूछा, तो कम वाट का जो लैंप हो वो क्या होगा, अधिक रोशनी देगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और यदि ज़्यादा पूछे तो ये किसके लिए हो जाएगा, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, ठीक है। तो समांतर क्रम में ज़्यादा वाट का देता है और श्रेणी क्रम में कम वाट का देता है।
क्योंकि यहाँ जो होती है, क्या वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, और यहाँ क्या होती है, श्रेणी के अंदर क्या होती है, धारा समान होती है। ठीक है, यहाँ श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। यदि एक एलईडी की दक्षता 80 ल्यूमन प्रति वाट है और 20 ल्यूमन एलईडी ट्यूबलाइट का आउटपुट क्या होगा, ये कहता है। तो ल्यूमन पर वाट होता है तो हम क्या करते हैं कि नीटा बराबर क्या होता है कि इनपुट बटा, ठीक है, क्या करते हैं, इनपुट बटा ये सॉरी क्या होगा, इनपुट बटा आउटपुट। ठीक है, इसी तरह होता है ना, ये आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो देखो यहाँ जो दिया गया है कि ल्यूमन पर वाट होता है, तो ल्यूमन पर वाट इसके अंदर इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ल्यूमन पर वाट होती है। ठीक है, यहाँ ल्यूमन और पर वाट, ठीक है, ये इकाई होती है। तो इन दोनों के अंदर क्या है कि जो दिया होता है इसके अंदर ल्यूमन पर दक्षता की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही दक्षता की यहाँ पर बात की गई है, तो अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि तो यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीटा बराबर आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, क्या हो जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट हो जाएगा। तो जब आउटपुट बटा इनपुट हो रहा है तो इसमें हमें क्या करना है, आपको मान रखना है। तो जैसे ही हम मान रखोगे तो क्या हो जाएगा कि, ठीक है, क्या हो गया, इनपुट बटा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ जो नीटा होते हैं इस नीटा बराबर क्या हो जाता है कि इनपुट बटा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट बटा आउटपुट हो जाता है। तो इनपुट का मान जो दिया गया है वो क्या है और आउटपुट का मान जो है वो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ जो दिया गया है मान है वो क्या है, 80 बराबर इनपुट का मान हमें क्या दिया गया, 20 वाट बटा आउटपुट हमें ज्ञात करनी है। तो आउटपुट में जैसे ही ज्ञात करूँगा तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ कि आउटपुट, ठीक है, आउटपुट इधर निकालता हूँ तो मैं यह इधर क्या हो जाता है कि इनपुट बटा दक्षता हो जाएगी। तो इनपुट बटा दक्षता हो जाता है तो आउटपुट बटा इनपुट का मान कितना दिया, 20 बटा कितना है, 80। ठीक है, 20 बटा 80 दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। देखो दोबारा से देखते हैं इसको, थोड़ा सा गलत हो गया भाई। नीटा जो होती है, नीटा बराबर क्या होता है, पूछ क्या रहा है, आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, आउटपुट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है कि आउटपुट बटा इनपुट होगा। तो जैसे आउटपुट हम ज्ञात करते हैं तो इनपुट बट इंटू नीटा हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट का मान कितना दिया हुआ है, 80 इंटू 20 बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 1600। ठीक है, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो अगर इस क्वेश्चन में अभी फिर से भी आपको अगर डाउट होती है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको क्या कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, दोबारा से बता दूंगा अगर कन्फ्यूजन होता है तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1600 ल्यूमेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1600 ल्यूमन हो जाएगा। क्यों, लक्स होगा नहीं, कैंडला नहीं होगा और वाट भी नहीं होगा, तो ल्यूमन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। ट्रांसफार्मर में विद्यमान ट्रांसफार्मर ऑयल का खालिस्तान प्रदान करता है, शीतलता रोदनता कम शीतलता, ध्यान रखना, शीतलता और रोदनता प्रदान करता है। ये इसने इसरो SAC ने भी पूछा था और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, आपको मैं बता दे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा खालिस्तान को दर्शाता है। ठीक है, बायां हाथ जो है वो अंगूठा जो होता है वो क्या दर्शाता है, चालक में बल की दिशा को क्या करता है, अंकित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोशन की दिशा को दर्शाता है। प्रेरित EMF के अंदर जो होता है वो राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल RHR के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाह की दिशा भलागुण की दिशा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन नंबर है, ये जो आपसे पूछा गया है, इसरो जो है SAC ने पूछा है, जिसका आंसर जो माना है इन्होंने 0 मान रखा है, जबकि यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटी होगा। ध्यान रखना, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का घटक जो होता है, ठीक है, शुद्ध परिपथ का जो प्रतिरोधी घटक होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है उसका क्या होता है, यूनिटी होता है। तो यदि 0 किसका होगा कि सर यदि आपसे 0 पूछा जाए तो ये 0 किसका होगा, तो ध्यान रखना, शुद्ध कैपेसिटिव एंड इसका
प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात का, ठीक है, प्रेरकीय, ठीक है, कैपेसिटिव और प्रेरकीय का होता है, ठीक। अब लैगिंग और लीडिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर है, ठीक है, कैपेसिटिव है या प्रेरकीय है, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सेल टाइप, दूसरा होता है कोर टाइप और तीसरा होता है बेरी टाइप, ठीक है। कौन से होते हैं? बेरी टाइप। अब इसके जो पिछले एसएससी का मैंने सॉल्यूशन करवाया था उसके अंदर भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यह किस प्रकार का पूछा गया? कोर टाइप का पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पूछ रहा है? कोर टाइप का। इसमें एक चुंबकीय पथ होता है, एक चुंबकीय पथ जो होता है वो सेल प्रकार के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर रहता है? ठीक। और दूसरा क्या है? शरण अभिभाव कम होता है। दूसरे तीसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः कम टर्न की आवश्यकता होती है। उच्च वोल्टता तथा निम्न शक्ति की रेटिंग का होता है, ठीक है। उच्च शक्ति तथा निम्न रेटिंग का होता है। इसके अंदर देखो इसका तो जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सी इज राइट आंसर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है तो टर्नों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, ठीक। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द बैटरियों के संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में होता है, प्लेट बैटरीज में होती है, एम्पियर होर बैटरी की दक्षता होती है, केवी जो रेटिंग होती है वो किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की होती है, या फिर किसकी होती है? अल्टरनेटर की होती है। किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की होती है या फिर अल्टरनेटर की होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक विद्युत रेगुलेटर खालिस्तान के मुख्य घटक होते हैं उच्च वाटेज प्रतिरोध, आईजीबीटी, ट्राइक एवं डायोड, ट्रांजिस्टर एवं डायोड। तो ट्राइक और डायोड जो होता है, ठीक है, जैसे ट्राइक और डायक होता है, यहाँ पे डायोड लिखा है इसने, बाकी ट्राइक और डायक होता है, ये डायोड लिख दिया यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, ठीक। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि एक विद्युतीय भार 3 किलोवाट वास्तविक शक्ति और 2 kVAr प्रेरण अभिक्रियाशील शक्ति लेता है। यूनिट भार शक्ति गुणक प्राप्त करने के लिए आवश्यक संधारित्र में बैंक की रेटिंग क्या होगी? देखो अभिक्रियाशील शक्ति जो होती है उसे हम बोलते हैं क्या? रिएक्टिव पावर, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। और वास्तविक शक्ति जो होती है हमारी वो क्या होती है? एक्टिव पावर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक्टिव पावर होता है। अब देखते हैं इसके अंदर कि जो सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो रिएक्टिव पावर होती है उसको क्यों से डिनोट करते हैं? एक्टिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि भार के शक्ति गुणक यूनिट की हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है कि इसके अंदर जो संधारित्र बैंक की रेटिंग जो प्रयोग की जाएगी वो लगभग अप्रोक्स जो होती है वो 2 kVAr के समथिंग होती है, ठीक है। कितनी होती है? 2 kVAr के समथिंग होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्योंकि देखो इस तरह 2 kVAr की तरह क्यों है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है संधारित्र बैंक की रेटिंग क्या होगी। तो क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है बैंक की रेटिंग क्या होगी आपको इसके बारे में बताना है, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, जो संधारित्र होता है, ठीक है, संधारित्र जो होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? kVAr में, ठीक है। संधारित्र बैंक की रेटिंग किस में होती है? kV, ये भी उल्टा लिख दिया, ठीक है। संधारित्र बैंक जो होता है उसकी kVAr में जो रेटिंग होती है उसमें kVAr में रेटिंग दी जाती है। और ये संधारित्र बैंक की पूछ रहा है तो इसलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 2 kVAr इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, छोटा कर देता हूँ, इसको पूरा देखना जरूरी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर हम देखते हैं कि दिए गए समकोणीय त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होगा। ये पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम ध्यान रखना है कि इसको हम आधार मानेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो
अब इसमें अंदर यही ध्यान रखना है, जब ये अगर आपको आ गया तो ये इसका मतलब आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये थीटा जो है ये किसके डिनोट करता है, इसको साइन थीटा को कर रहा है, और जब साइन थीटा को कर रहा है तो इसमें क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने लंब का जो दिया है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, और कर्ण जो होता है हमारे किससे डिनोट करते हैं हम, सी से। तो बी अपॉन जो सी जहाँ पर दिया हुआ है, बी अपॉन सी जो जहाँ पर दिया है वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कोगिंग और क्रॉलिंग, ठीक है, कोगिंग एंड क्रॉलिंग फेनामेन, ठीक है, इज रिलेटेड टू बी। कोगिंग और क्रॉलिंग जो है वो किस मोटर से रिलेटेड है, किस मोटर से संबंधित है, तो ये पूछ रहा है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से, स्टेपर मोटर से, डीजी सेट से, सिंक्रोनस मोटर से। तो ध्यान रखना कोगिंग और क्रॉलिंग जो दोनों ही रिलेटेड होते हैं वो किससे होते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि मानक विशिष्ट स्राव, ठीक है, मानक विशिष्ट स्राव परिस्थितियों के अंतर्गत प्रयुक्त 200 एम्पियर और 12 वोल्ट की बैटरी इकाई की ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, कितनी इकाई वोल्टेज प्रदान करती है। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसके अंदर जो फॉर्मूले लगाए जाते हैं वो किस तरह होते हैं कि धारा समता, ठीक है, कितना क्या इसको जो बोलते हैं तो क्या हो जाएगी, समता बराबर धारा इंटू समय। ठीक है, धारा इंटू समय, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा इसकी हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या दिया है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि हम इसको ये मानते हैं कि समता जो हमारी कितनी दी है 200 एम्पियर और वोल्टेज दी हुई है तो इकाई के द्वारा प्रदान की गई। तो इसको हम ऐसे भी, ये ऐसे नहीं करके इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसके अंदर देखो वोल्टेज एम्पियर और वोल्टेज दी हुई है, तो किसकी बात कर रहा है, ऊर्जा की बात कर रहा है। तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया, वोल्टेज दी है, और तो आई स्क्वायर आर होता है एक होता है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, या तीसरा क्या होता है V इंटू आई आता है। तो V इंटू आई वाला हम रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर देखो कि वोल्टेज और धारा को हम जब करते हैं तो वो एम्पियर हो रहता है। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें इसके अंदर कि तो इससे भी निकाल सकते हैं, जबकि यह से ना निकाल कर हमने फॉर्मूला एक और लगाया है। तो इसके अंदर वाटेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी तो निकाल सकते हैं। ऊर्जा निकालने के लिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर होर। ठीक है, एम्पियर होर, तो वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है 12 इंटू एम्पियर होर का मान कितना है 200, तो 12 दूनी 2400। अब ये पूछ रहा है 2400, तो ये 2400 तो किस में आ जाएगा, वाट होर में, जबकि इसको किस में निकालना है। ठीक है, इसको किस में निकालना है, जबकि 1000 का भाग देना है और किलोवाट में निकालना है। तो जैसे इसको किलोवाट में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2.4 kWh, इस हिसाब से निकाला हुआ है ये क्वेश्चन, 2.4 इकाई आ जाएगी। तो kWh को यूनिट ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट बराबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.4 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि मोटर अनुप्रयोग के अलावा विद्युत प्रणाली में तुल्यकालिक मोटर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्टता सुधार के लिए, विद्युत सुधार के लिए, आवर्ती सुधार के लिए, शक्ति गुणक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी तुल्यकालिक मोटर जो प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, तुल्यकालिक मोटर जो प्रयोग में ली जाती है उसे हम क्या करते हैं, शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टार से संबंधित 3 फेज प्रतिरोधी बाहर फेज
फेज धारा 5 एम्पियर यदि समान भार को डेल्टा से जोड़ा जाता है तो फेज धारा क्या होगी। यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो दबा के लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, एकमात्र चैनल ऐसा है कि जिसको आपने सभी को इसरो के पेपर को सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और पूरी डिटेल से सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और जैसे ही आपका कंप्लीट पेपर देकर आते हो तो उसके बाद हम क्वेश्चन की फीडबैक ज़रूर आप देना है उसमें साथ में, और हम आपको उस क्वेश्चनों को मिलाकर आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, फेज धारा निकालनी है। स्टार के अंदर हम क्या करना है और डेल्टा के अंदर इसके अंदर क्या दिखाना है, फेज धारा ज्ञात करनी है। क्योंकि स्टार के अंदर तो लाइन धारा बराबर फेज धारा हो जाती है, जबकि डेल्टा के अंदर क्या हो जाती है, √3 गुणा हो जाती है। कैसे, IL बराबर √3 IPH हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हो जाती है। तो हमें क्या निकालनी है, IPH। ठीक है, IPH हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √3 इंटू IL को गुणा कर देंगे। तो 1.732 IL क्या हो जाएगा, 5 से हम किसको गुणा करेंगे तो 8.86 इसका एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हो रहा है, कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है कि R जो होता है इंटू 1/G चालकत्व है। ठीक है, कंडक्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य निकल कैडमियम सेल में प्रयुक्त किया जाता है, जो ये प्रयोग में लिया जाता है। सांद्रित कैडमियम तन्नुगंधक एनोड जो होता है ये किसमें किया जाता है, लेड एसिड बैटरी के अंदर प्रयोग में, लेड एसिड बैटरी में हम क्या करते हैं, प्रयोग में लेता है। आश्रित जल जिसे शुद्ध जल बोलते हैं, इनका प्रयोग भी इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो किया जाता है वो निकल कैडमियम बैटरी के अंदर सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के रूप के अंदर हमको इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से लैंप में किस अन्य की तुलना में बेहतर CRI होता है। ठीक है, CRI किसका सबसे अच्छा होगा, तो ध्यान रखना इसमें सबसे अच्छा जो CRI होता है वो किसका हो जाता है, जो LED होती है उसका सबसे अच्छा CRI। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कोरोना शब्द किस विद्युत प्रणाली से संबंधित है, हाई वोल्टेज AC से, UG अंडरग्राउंड केबल से, हाई वोल्ट DC से, LV डिस्कनेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट जो होता है हमेशा इसी के ऊपर होता है, DC के अंदर नहीं होता है। ठीक है, DC के अंदर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से चुंबकीय पदार्थों में AC मशीनों में उपयोग करते समय कम स्टेरिस हानि प्राप्त होगी। तो पटलित प्रकार के जो कोर होते हैं उसके अंदर ही स्टेरिस हानि सॉरी इससे पहले एक मिनट, पटलित हानि नहीं, सिलिकॉन स्टील स्टेरिस हानि पूछ रहा है, इसका राइट आंसर होगा पटलित के लिए जो पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडी करंट हानि। ठीक है, इसके लिए एडी करंट हानि हो जाती है, सिलिकॉन स्टील हो जाती है। अब यहाँ बात करूँ मैं स्टेरिस हानि की, तो क्या हो जाता है, WH बराबर KH बराबर KBM 1.6 इंटू F और T हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, F और ठीक है F इंटू T हो जाता है, F और T नहीं होता है, F और V हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि 3000 एम्पियर से ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए स्विचिंग तथा सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, ज़्यादा कौन सा उपयुक्त होता है, ACB, MCB, MCCB, ELCB। तो ध्यान रखना ये जो 3000 के लिए जो प्रयोग में ली जाती है उसका ACB के प्रयोग में लिया जाता है। MCB जो होती है वो 60 एम्पियर 60 से 62 एम्पियर तक प्रयोग में लेते हैं। MCB भी जो होते हैं वो 100 एम्पियर से अधिक के लिए प्रयोग में लेते हैं। LCB जो होती है 30 मिली एम्पियर सेकंड पर सेकंड के आधार पर कार्य करती है। अर्थ लीकेज ELCB है, ELMCB इसको टाइपिंग में मिस्टेक होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर 415-50 हर्ट्ज 3 फेज 2 ध्रुव वाली तुल्यकालिक मोटर जब आपूर्ति की आवृत्ति 52 हर्ट्ज है। ठीक है, आपूर्ति की आवृत्ति जब 52 हर्ट्ज है तो यहाँ देखो कि आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इसकी जैसे मैं निकाली RPM निकालता हूँ। ठीक है,
P बराबर हमने क्या निकाल दिया, 120 इंटू एफ बटा एक्स, पोल हमने रख दिया। तो 120 हमने रखा 50 हर्ट्ज पे, पहले मैं निकाल रहा हूँ, पोलों की संख्या वही रख दी मैंने। तो यहाँ कितनी हो गई, 3000 RPM। ठीक है, अब मैं इसी को दूसरे निकालूँ, यहाँ 52 हर्ट्ज रख के निकालता हूँ। तो 120 इंटू कितना है, 52 हर्ट्ज, पोल कितने, वही 2, तो 2 छिके 12। ठीक है, अब इसको गुणा करो, 6 दूनी 12 का 2 असल 1। ठीक है, 6 पंजू 30 और 1 31। ठीक है, 1 0 आ गए 300। तो यहाँ ध्यान रखना डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रदीप्ति फ्लक्स और लैंप द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ज्योतीय दक्षता जो कहते हैं इसको, क्या कहती है, दक्षता क्या हो जाती है, ल्यूमन पर वाट जो होती है इस दक्षता का अनुपात, इसी की बात है। प्रदीप्ति फ्लक्स जो किया जाता है ल्यूमन में, और लैंप द्वारा उपभोक्ता की गई ऊर्जा, तो ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। तो ल्यूमन पर वाट जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, दक्षता से करते हैं। तो इसलिए जो होती है दक्षता हो जाएगी। मैं बात करूं कैंडला की, तो कैंडला जो होती है तीव्रता की इकाई हो जाएगी, लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 40 नंबर क्या कह रहा है, एक पावर लाइन में तड़ित निर्वाहक खालिस्तान के प्रयोजन हेतु प्रयोग में जाता है। तो जो तड़ित चालक जो प्रयोग में ली जाती है वो क्यों प्रयोग में ली जाती है, ये कह रहा है कि पावर लाइन पर बिजली गिरने से रोकने के लिए, पावर लाइन में बिजली सर्ज को भू स्थानांतरण, मतलब ये जो अर्थिंग है यहाँ तक ज़ीरो करने के लिए, ठीक है, अधिक वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, नज़दीकी बादल की गिरने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इन विच द इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्ड द फेरेंटी इफेक्ट इज रिलेटेड। फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट एसी के लिए ही, एसी के लिए ऊपर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक एल्यूमिनियम प्रतिरोधकता एक है, तो एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे की संबंधित प्रतिरोधकता कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसरो SAC के अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, और इसरो, ठीक है, इसरो SDSC का जो अभी पेपर सॉल्यूशन करवाया उसमें मैंने करवाया था। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। यदि आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी जाकर जरूर देखिए। इसरो SDS की मैंने एक ऑफलाइन पेपर हुआ था उसका भी मैंने सॉल्यूशन किया है। और क्लास को दबा के लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुप में शेयर करते रहिए ताकि सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से ये क्वेश्चन वापस से एक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है या एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ रहा है बार बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं कि सदिश समूह में स्टार 6 पावर ट्रांसफार्मर में HV के संबंध में LV का फेज शिफ्ट क्या होगा। मैं आपको पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूँ, एक दिन इसकी क्लास ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा पूरे डिटेल से। तो ध्यान रखना उस क्लास को कब प्रोवाइड करवानी है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि जो आपसे ये लिखा है एक बड़ा और एक छोटा, तो स्टार ये ध्यान रखना, ठीक है, और एक यहाँ आएगा डेल्टा और फिर एक छोटा डेल्टा, तो ये क्या है, डेल्टा है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूँ ये स्टार है और ये डेल्टा है, ठीक है, तो स्टार डेल्टा कन्वर्ट है। यहाँ मैं बात करूँ इसको डेल्टा और यहाँ इस तरह स्टार, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी तरह विभिन्न प्रकार के ये क्या होते हैं, प्रोसेसिंग होती है जो एक ट्रांसफार्मर के अंदर, पावर ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, और ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के अंदर डिफरेंस देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पर आपको मैं दे देता हूँ कि जैसे डेल्टा और छोटा डेल्टा और 6 डिग्री पे पूछा जाता है, तो यहाँ कितना हो जाता है, 180 डिग्री इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यदि आपसे मैं पूछा जाऊँ, ठीक है, 6 डिग्री 180 के लिए हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यदि मैं बताऊँ आपको, तो वाई और D1 की बात करूँ, ठीक है, मतलब स्टार और डेल्टा 1 की बात करूँ मैं, तो यहाँ अगर दिया है तो -30 डिग्री आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि यही है बड़ा D
और छोटा स्टार ये डेश दिया हुआ तो यहाँ तक ना रखना, तो भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तीसरी बात मैं बताता हूँ यहाँ पे, तीसरा जो पॉइंट आपसे यह है बता रहा हूँ कि स्टार और छोटा डेल्टा के लिए 11 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो किसके लिए दिया हुआ है, 1 के लिए दिया हुआ है। यहाँ अगर 11 के लिए दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 30 डिग्री हो जाएगा। और यहीं आपका बड़ा डेल्टा और स्टार 11 के लिए पूछा जाता है तो भी आपका प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं कि नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ कि यदि, चौथा पॉइंट आपका है कि यदि स्थिति, ठीक है, ये इसी तरह याद रखना है, यदि स्थिति आपकी 12 डिग्री पर हो, ठीक है, कितने पे हो, 12 डिग्री पर हो, तो यहाँ जो डिग्री का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री की आ जाएगी। यदि आपके 12 डिग्री पे हो या 12 पे हो तो उस समय आपका पास कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और आपकी जो कंटेंट है, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको क्लास में पूरा अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं एक क्लास लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपका। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाउ मनी पावर द कॉन्टैक्ट आर द रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडक्शन मोटर। ये कह रहा है कि एक फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो कॉन्टैक्ट की संख्या होती है वो कितनी रखी जाती है, तो ध्यान रखना 3 रखी जाती है, ठीक है। क्या रखी जाती है, 3 रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, एक होता है मैन, ठीक है, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। और ये यहाँ तो 3 मान रखा है, जबकि आपको मैं बता दूँ इसमें कभी कभी क्या मानता है, 4 भी मानता है। चौथा आपका यहाँ पर क्या होता है, टाइमर होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैं अभी डिटेल से नहीं लिखा है, मैंने अभी सीक्वेंस से नहीं लिखा है, मैंने आपको पॉइंट बताया है। तो ये जो चारों पॉइंट होते हैं, निम्मी तो इन चारों को क्या करती है, काउंट करती है, तो इसलिए 4 कॉन्टैक्टर बताती है, ठीक है, टाइमर समेत। और यदि आपको कन्फर्मेशन करना है तो जिस भी साथी या जिस कैंडिडेट्स के पास यदि आपके पास वो दी हुई है, ठीक है, निमी असाइनमेंट की बुक दी हुई है, तो उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टू सेम एट टू ऐसे कैसा दिया हुआ है, उसके अंदर 4 कॉन्टैक्टर होते हैं। जबकि इसरो ने यहाँ पर क्या मान रखा है, 3 माना है। इसरो टाइमर को कॉन्टैक्टर के अंदर नहीं काउंट करती है, इसलिए इसके अंदर ये क्या माना गया है, 3 माना गया है। मैन, स्टार और डेल्टा ही कॉन्टैक्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अंदर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस मोटर का भार लोड पर प्रारंभन टॉर्क भी सर्वाधिक होता है। इनमें से सबसे अच्छी, यदि कहने का मतलब यह है कि यदि आप स्टार्टिंग में भार भी टिका दोगे, ठीक है, या भार बढ़ा दोगे, तो भी इस मोटर का सर्वाधिक क्या होता है, टॉर्क होता है। तो वो मोटर जो होती है वो श्रेणी मोटर इसके अंदर होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर तो वैसे स्टार्ट ही नहीं होती है, तो कहाँ से इसमें भार लगती है, स्कूल केज के अंदर भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि 10 mm² तांबे पीवीसी विद्युत तुरंत एकल फेज केबल एम्पियर लगभग की संतुलित धारा को वहन कर सकती है, ठीक है। तो कितनी धारा को वहन कर सकती है, ये 40 एम्पियर्स की धारा को ये क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। तो ये क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपको ऐसे कैसे रटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। रेटेड वोल्टेज की तुलना में प्रेरण मोटर को कम वोल्टेज अभिग्राही करता है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शुरुआती धारा घटेगी, चालू धारा घटेगी, शुरुआती धारा बढ़ेगी, शुरुआती टॉर्क बढ़ेगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि रेटेड वोल्टेज की तुलना में प्रेरण मोटर कम वोल्टेज अभिग्राही करता है, तो इस स्थिति में कौन सा कथन सत्य होगा। तो जब इसकी जो क्या होगी, वो स्टार्टिंग धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग धारा घट जाएगी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रोधन टेस्टर का प्रयोग करते समय सामान्य रोधन मापने के दौरान जब रीडिंग नोट करना हो तब किस समय अवधि की अनुपालना करना चाहिए, ठीक है, जस्ट ए मिनट के अंदर, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। SAC के अंदर भी आया था, अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सैडेड पोल मोटर विल बी हैव इन द इंटर सर्किट। सैडेड पोल के अंदर जो रोटर प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, तो स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग हम करते हैं। सिंगल फेज मोटर जो होती है उनके अंदर स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग में लेते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की मोटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन खालिस्तान उद्योगों में ESD नियंत्रण एवं सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वेल्डिंग दुकान, ऑपरेशन थिएटर, गैसीय ईंधन निर्वाहक क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर प्रयोगशाला के अंदर। तो ध्यान रखना गैसीय ईंधन निर्वाहक क्षेत्र के अंदर हम प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
घरेलू वायरिंग में मानक सीलिंग फैन पॉइंट के लिए प्रयुक्त तार का उपयोग किया जाता है, जो हमारा ज़्यादातर हम प्रयोग कर लेते हैं घरेलू में। कितने का करते हैं? 1.5 mm² का प्रयोग में लेते हैं। 4 mm का लेते हैं हम AC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ द हार्मोनिक पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द लो पावर फैक्टर के लिए, हाई लॉसेज के लिए, लो एडी करंट लॉस के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। तो लो, ठीक है, ये हायर लॉसेज मतलब उच्च हानियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हार्मोनिक्स का प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यंत्र ट्रांसफार्मर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कथन आपके लिए सत्य है? किसी सीटी में प्राथमिक कुंडली परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, करंट ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। किसी पीटी में प्राथमिक कुंडली परिपथ से श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तीसरा है स्टेप डाउन पीटी में द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली से कम टर्न होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में करंट ट्रांसफार्मर, पावर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों की रेटिंग अधिक होती है, नहीं अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जल के भीतर काम कर सकते हैं? ठीक है, तो जल के भीतर काम करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? IP64 जो होता है, ठीक, एक होता है IP68 होता है, एक IP54 होता है, एक IP20 होता है। तो ध्यान रखना IP जो 68 होता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो IP होता क्या है, एक तो 6 होता है और एक क्या होता है 8 होता है। मैंने इनको दोनों को क्या लिखा है, अलग अलग लिखा है। तो IP6 जो होता है ना, वो क्या होता है कि लगातार पानी में, ठीक है, लगातार पानी में जो वस्तु रहेगी, ठीक है, लगातार जो पानी में जो डूबने पर भी सुरक्षा के अंदर, सेफ्टी के अंदर रहती है। ठीक है, और 8 का मतलब, सॉरी एक मिनट उल्टा लिख दिया। 6 का मतलब होता है क्या, धूल से सुरक्षित रहेगी। ठीक है, धूल से पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगी, पानी में डूबने पर भी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। मतलब आपके कोई जो ऐसा इस प्रकार का उपकरण है जो आप जल के भीतर भी आप उसको लगा दोगे, जैसे सब सर्विसल पंप जो होता है हमारा, वो किस में जाता है, पानी के अंदर जाता है। तो उसके अंदर पानी में डूबने पर भी वो क्या है, सेफ्टी में रहती है, और धूल से भी क्या होती है, पूरी तरह से सुरक्षा होती है। और दूसरी क्या है, मरीन उपकरण जो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, उसी के अंदर सुरक्षा होती है। जैसे नाव है हमारी, बोट जो होती है, उसके अंदर पानी के अंदर जो मोटर होती है, या सब सर्विसल पंप जो होता है, वो भी हमारे क्या होता है, पानी के अंदर होता है। उसके अंदर भी IP68 के द्वारा क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युतीय गुणवत्ता मापन के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, ताप परिवर्तन, प्रत्यावर्ती समांतर प्रत्यावर्त। तो प्रत्यावर्तित समांतर परिपथ के अंदर किया जाता है। सिंक्रोनोस्कोप जो अल्टरनेटर होता है, उनका समांतर क्रम संयोजन चलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रयोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी किसकी होती है? तो जो MCCB होती है उसका उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था किसकी कितनी होती है। नेक्स्ट है कि AC को DC में रूपांतरण के लिए प्रयुक्त कौन सी एक सामान्य पद्धति नहीं है? मोटर, जनरेटर सेट, घूर्णीय परिवर्तक कन्वर्टर, पारा आर्क रजिस्टर, इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, DC to AC को कन्वर्ट करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय विभव घनत्व की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो जिसको हम B से डिनोट करते हैं, φ/a होता है। ये क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। फ्लक्स को किस में मापते हैं, वेबर में, और इस मीटर क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला होता है, या 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर मीटर है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि वेबर जो होता है वो किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स इकाई होती है। एम्पियर टर्न ये किसकी होती है, MMF बराबर क्या होता है, N/I होता है। ठीक है, हेनरी किसकी होती है, प्रेरक की होती है, और यहाँ इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, C हो ही जाएगा। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ठीक, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर गुड सेट देखो, 220/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कितनी करनी है, द्वितीयक वोल्टेज हमें ज्ञात करनी है।
तो द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात करने से पहले हमारे ट्रांसफार्मर रेशो के जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर फॉर्मूले के जो रेशो होते हैं वो कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। के बराबर क्या होता है, N2/N1 होते हैं। दूसरा होता है E2/E1 होता है। तीसरा होता है, इसको V2/V1 भी लिख सकते हैं। और चौथा होता है कि I1/I2 होता है। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास दो रेशो दिया गया है। ठीक, दो रेशो दिया गया है। अब रेशो हमें क्या दिया गया है कि एक दिया गया है 200, ठीक है, के का अनुपात दिया गया है, तो वो के का अनुपात जो दिया गया है 220/6 वोल्टेज दिया गया है। इसके बाद वोल्टेज का मान दिया गया है, तो हम वोल्टेज इनमें से ये ले लेंगे। तो V2 का मान पूछ किसका रहा है, द्वितीय का पूछा है, तो V1 का मान हमारे पास कितना है 110। तो V2/110 रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, एक V2 बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है। अनुपात देने के बाद इसके बाद हम क्या करना है कि प्राथमिक कुंडली 110 है तथा द्वितीय कुंडली हमारे पास ज्ञात करनी है। तो V2 हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो, इससे हमेशा इस रेशो के अंदर क्या है कि कभी कभी चेंज भी कर देता है। तो यहाँ इन्होंने क्या रखा है कि 110/V2, ठीक है। तो मैं जैसे ही V2 को निकालता हूँ तो क्या हो गया, 110 × 6/220। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो मान होगा, ठीक है, 0 से 0, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 तिया 6। तो यहाँ कितना हो गया, 3 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो है ना ट्रांसफार्मर रेशियो का अनुपात, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आप ऑथेंटिक बुक से भी देखोगे ना तो ये देखो, जबकि इसमें क्या होता है कभी कभार, क्या इसको उल्टे रेशियो को उल्टा मानकर, ठीक है, जहाँ 2 लिखा वहाँ 1 मानता है, 1 लिखा वहाँ 2 मानता है, मतलब V1 ऊपर रखता है और V2 नीचे रखता है, जबकि ये जो है इससे क्या होता है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट ट्रांसफार्मर साधारणतः खालिस्तान प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। तो उच्च धारा मापने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बृहद धारा मापने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, बृहद धारा मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान वोल्टेज अनुपात के 2 ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित हो तो निम्नानुसार लोड साझा करेंगे, 50-50 करेंगे, अपनी केवी रेटिंग की समानुपाती करेंगे, अपने लोहे सती की समानुपाती करेंगे, 100% प्रथम ट्रांसफार्मर और शेष द्वितीय ट्रांसफार्मर। देखो, यहाँ जब हम पिछले एक क्लास में आया था हमारे पास कि ट्रांसफार्मर के जो समांतर प्रचालन के लिए कौन सा नहीं है, तो उसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर क्या मानते हैं कि इनकी जो केवीए रेटिंग होती है, ठीक है, केवीए रेटिंग जो होती है वो क्या होती है, ये बोलते हैं कि समान होनी चाहिए, जबकि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि केवीए रेटिंग कभी ट्रांसफार्मर की समान नहीं होती है। ठीक है, समांतर प्रचालन में कभी भी केवीए रेटिंग समान नहीं होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन से समझ लो। अब ये क्या बोल रहा है, इसका आंसर भी देखो, बी इसका दिया है कि अपनी केवीए रेटिंग के समानुपात होता है। ठीक है, कि केवी रेटिंग के समानुपाती होता है, मतलब केवी रेटिंग के समानुपाती का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि जितना केवी रेटिंग का ट्रांसफार्मर होगा, जैसे आपने 2 केवी का ट्रांसफार्मर लिया और एक 5 केवी का ट्रांसफार्मर लिया, तो उसके आधार पर इसका क्या होगा, प्रचार लोड बटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, ऑथेंटिक बुक से, जैसे आप BL थेरेजा बुक में जाओगे तो वहाँ दिया हुआ है केवी रेटिंग कभी भी समान नहीं होती है। ठीक है, कभी भी समांतर क्रम में केवी रेटिंग समान नहीं होती है। अलग अलग केवी के ट्रांसफार्मर आप लेकर भी आप क्या कर सकते हो, समांतर क्रम प्रचालन कर सकते हो, इसीलिए केवी रेटिंग को समान का महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक औद्योगिक वर्कशॉप 10 घंटे 415 के लिए 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज LT सप्लाई पर कार्य कर रहा है। बाहर में R फेज 1 kWh 0.9 पावर फैक्टर पश्चिगामी प्रकाश से भार, Y फेज 2 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर का ताप भार, 3 फेज SCIAM का भार 10 किलोवाट 0.8 पश्चिगामी शामिल। तो वर्कशॉप में प्रयोग की जा रही ऊर्जा कितनी होगी। ये पिछले भी एक क्वेश्चन आया था और उसी क्वेश्चन को उठा के यहाँ टिका दिया। ठीक है, हमारे पास ये दो टोटल वाटेज कितनी है, एक फॉर्मूला होता है E = P × T। तो इसके अंदर वाटेज कितनी दी हुई है ये सबसे पहले काउंट कर लो आप।
देखो, एक तो दिए 1 किलोवाट, एक दिया है 2 किलोवाट, एक दिया है 10 किलोवाट। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 13। तो ये बराबर का साइन है, इसमें ध्यान रखना, ये क्या है? बराबर का साइन है। ठीक है, 13 वाट हो गई, किलोवाट हो गए। इनटू समय कितना दिया है? 10 घंटे, तो इसको 10 और से गुणा कर दो, तो यहाँ कितनी होगी? 130 यूनिट इसकी राइट आंसर होगी। ठीक है, ये तो हो गया ए इसका राइट आंसर। अगर इस तरह नहीं निकालते हो आप, तो इस तरह हम जो चलते आ रहे हैं KWH बराबर 1000, इस तरह आप निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने उस तरीके से बताया, इस क्लास में हमने इस तरह निकाल दिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका कलर कोड प्रतिरोध दिया है, उसका मान निकालना है। तो प्रतिरोध का ओम मान निकालिए। ठीक है, पहला दिया है लाल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लाल प्लस ब्राउन भूरा प्लस गोल्ड मतलब सोना। ठीक है, इसका मान रख दो। इसका मान लाल का मतलब हो गया 2। ठीक है, 2 तो सब में है, आपस गए, फिर से 2 रख दिया भाई साहब, ये रख दिया। भूरा, काला भूरा, तो भूरा के लिए क्या हो जाएगा? 10 × 10 प्लस माइनस सोना, सोना हमेशा 5% के लिए दिया जाता है। अब यहाँ देख लो, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंटों में तो आएगा नहीं, तो पॉइंट वाले तो ऑप्शन काट दो। फिर 22 इसलिए नहीं आएगा कि 10 और है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सॉरी, 20 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 220 प्लस माइनस 5% यदि आगे हमारा दिया होता तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको तीसरी पट्टी के अंदर दिया हो सोना और चांदी दिया हो, तो उसके लिए क्या मान होता है? देखो, यदि यहाँ तीसरी पट्टी के अंदर आपको क्या दिया? सोना दिया हो या फिर चांदी दिया हो, तो सोना के लिए तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, और चांदी के लिए क्या हो जाएगा? 0.01% हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किसी उपस्करक में सुरक्षा का स्तर IP54 दर्शाया जाता है। तो द्रव से सुरक्षा, ठोस वस्तु से सुरक्षा, ए और बी दोनों, शॉर्ट सर्किट, ध्यान रखना, ए और बी दोनों से सुरक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 2 विभिन्न स्थलों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए कितने 5 एम्पियर 250 वोल्ट स्विचों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान रखना, एक लैंप है, इसको 2 स्थान से नियंत्रण कर रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी नियंत्रण करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम जीने की वायरिंग। और जीने की वायरिंग से सीधा समझ में आएगा 2 वे स्विच कितने होने चाहिए? 2 पथ स्विचों की संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है, जीने की वायरिंग में हम कितने स्विच प्रयोग में लेते हैं? 2 प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है, एक तांबे के तार की धारा ले जाने की क्षमता क्या होगी जिसका व्यास अन्य तांबे के तार की तुलना में दुगना हो? ठीक है, अन्य की तुलना में क्या हो? दुगना हो। तो यहाँ देखो कि जब हम क्या फॉर्मूला रखते हैं कि R बराबर क्या होता है? ρL/A होता है, और A बराबर हम क्या रखते हैं? πd का स्क्वायर। ठीक है, क्या रखते हैं? π/d का स्क्वायर रखते हैं। यदि आपका तांबे की तार की जिसका व्यास अन्य तांबे की तार की व्यास की तुलना में दोगुना हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे? R बराबर ρL/d का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई यहाँ देखो, पहले की बजाय दुगना हो रहा है। ठीक है, पहले की बजाय दुगना हो रहा है, तो पहले का हमने कितना माना? 1 माना है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। जबकि दूसरे का कितना हो गया? 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 4 गुना हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 3 कोर पावर तार में YFY के रूप में अभिनत किया गया है। यह क्या अंकित करता है? तांबा चालक Y गोल कवचित PVC से संबंधित है। एल्यूमिनियम चालक PVC विद्युत रोधी सपाट स्ट्रिप PVC कवचित बाह्य आवरण से है। तांबा चालक XLP विद्युत रोधी सपाट कवचित PVC आवरण है। तांबा चालक PVC विद्युत रोधी सपाट स्ट्रिप PVC कवचित बाह्य आवरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रेकर्स नॉट सुटेबल ऑफ द 220 kV पावर सिस्टम के लिए? तो
VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ये 220 के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, ये 220 के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक यूज़ किए जाते हैं, 33 kV तक के लिए सूटेबल है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो 132 kV के लिए यूज़ होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, रेलवे के अंदर प्रयोग में लिया जाता है ज़्यादा। MOCB जो होता है, ठीक है, MOCB होता है, इसका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब प्रचलन खत्म हो चुका है। और 765 kV के लिए हम किसका करते हैं, SF6 का प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पहले श्रेणी का आया था, अब समांतर का आ गया है। देखो 40 वाट 100 वाट रेटिंग वाले दो प्रदीप्ति लैंप को 230 वोल्ट AC आपूर्ति समांतर में जोड़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 100, ठीक है, 40 वाट वाला लैंप 100 वाट लैंप वाले से ज़्यादा प्रकाश देगा, ये किसके लिए हो जाएगा, श्रेणी के लिए। 40 वाट का देता है, 100 वाट वाला लैंप 40 वाट लैंप से ज़्यादा प्रकाश देगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये समांतर क्रम के लिए होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि श्रेणी के लिए कम वाट का होता है, समांतर के लिए ज़्यादा वाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पूर्ण लोड के बावजूद भी ट्रांसफार्मर निम्न में से कौन सी हानि शून्य होती है। इसके अंदर घर्षण हानि जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पार्ट्स जो होता है वो घूमने वाला नहीं होता है, इसलिए इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अधिकतम आयु एवं दक्षता के लिए 120 एम्पियर और 12 वोल्ट DC 20 सी लेड एसिड बैटरी उत्सर्जक विद्युत धारा की सिफारिश की जाती है। तो ध्यान रखना, समता बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय, ठीक है, धारा इंटू क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो समय और धारा पूछ रही है, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, समता बटा समय, ठीक है। यहाँ जो समय दिया हुआ है उस C रेटिंग दिया होता है, समता कितनी, 120 बटा 20, तो 20 का 20 तो 6 एम्पियर इसकी राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ जो 20C दिया हुआ वो क्या होती है, 20C जो दिया हुआ वो C रेटिंग होती है इसकी, ध्यान रखना, समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस लैंप का स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव अन्य लैंप की तुलना में सबसे कम होता है। तो जो LED बल्ब होता है उसका CR भी कम होता है और स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किसी AC परिपथ द्वारा ली गई आवासीय शक्ति 5 kV है तो सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है, तो प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कीजिए। Q मतलब रिएक्टिव पावर ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर माइनस S के स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5 का, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर यहाँ कर दो इसको, 4 चौक 16 माइनस 5 25, 16 और में से 25 में से 16 गया तो कितना, 16 और 9 25, 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, DC मोटरों की स्थिति में कौन सा कथन सही है, ठीक है। DC सीरीज मोटर हल्के बार पर अधिक गति लेती है भाई साहब। DC सीरीज मोटर का प्रारंभ बल आघूर्ण कम होता है, प्रारंभ बल आघूर्ण कम होता है, नहीं उच्च होता है। DC शंट मोटर प्रारंभ बल अधिक, नहीं गलत। DC सीरीज मोटर में अधिक व कम स्थिरांक, नहीं, DC मोटर को तो हम चला ही नहीं सकते इस तरह। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेरण मोटरों की सर्पी वाले स्लिपरिंग आमतौर पर खाली धातु किसकी बनी होती है। जो फास्फोरस ब्रोंज का है यहाँ पे, फास्फोरस कांस्य की जो बनी होती है। ध्यान रखना, कार्बन की जो होती है वो क्या होती है, ब्रश होती है। सिलिकॉन स्टील जो और एल्यूमिनियम की जो है वाइंडिंग भी होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की क्या होती है, वाइंडिंग होती है। सिलिकॉन स्टील जो होती है उसके लिए स्टेरिक हानि को कम करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस विधि द्वारा DC पार्श्व मोटर संपूर्ण भार गति सबसे अधिक गति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्र विद्युत धारा को घटाकर, क्षेत्र विद्युत धारा को बढ़ाकर, आर्मेचर विद्युत धारा को घटाकर, आर्मेचर। तो ध्यान रखना, क्षेत्र विद्युत धारा को घटाकर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। N अनुपाती क्या होती है, EB बटा फाई होता है। अब EB बटा क्या होता है, EB बराबर, ठीक है, EB बराबर क्या होता है, मोटर की बात कर रहे हैं तो V माइनस IA डॉट RA हो जाएगा। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, V माइनस IA डॉट RA बटा फाई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब फ्लक्स
अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, तो धारा का मान क्या होगा, जैसे ही विद्युत क्षेत्र को धारा का मान घटाकर, तो धारा का मान घटाएंगे फ्लक्स घटेगा, तो फ्लक्स जैसे घटाए तो गति क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे गति बढ़ेगी तो संपूर्ण भार पर भी क्षेत्र विद्युत धारा को घटाकर, फील्ड धारा को घटाकर हम क्या कर सकते हैं, गति अधिक प्राप्त कर सकते हैं, जो जबकि आर्मेचर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कम गति प्राप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्रों को खालिस्तान द्वारा अनावश्यक डिस्चार्ज करना चाहिए, चालक द्वारा एक ध्रुव संपर्कित प्रतिरोध के दो। तो ध्यान रखना, कोई भी कैपेसिटर होता है उसे प्रतिरोध जोड़कर, प्रतिरोध तार लगाकर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को दबा के लाइक जरूर कीजिएगा और सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली एग्जाम से पहले ये भी सभी प्रीवियस ईयर पेपर देख कर जाएँ तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। क्यों स्टार डेल्टा घरेलू उपकरणों की विशेषता के रूप में अनुशंसा की जाती है कि इसे बढ़ावा दिया जाता है? किस कारण के लिए इसको बढ़ावा दिया जाता है? क्योंकि भारत में 3 फेज युक्त बिजली वितरण स्टार अभिविन्यास में ही होती है। क्यों डेल्टा में कैसे नहीं होती? क्योंकि स्टार संबंध में लाइन धारा और फेज धारा समान होती है, तो होती है तो डेल्टा में √3 गुना अधिक होती है। क्योंकि वह उच्च क्षमता वाला होता है और ऊर्जा की बचत करता है। क्योंकि वह अधिक वोल्टेज भिन्नता का वहन कर सकता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्योंकि वह उच्च क्षमता वाला होता है और उच्च ऊर्जा की बचत ज़्यादा करता है, तो 3 फेज। तो इसका सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के चलते एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को पसंद किया जाता है? तो परिवर्तन गतिशील जो होती है, गति जो प्रचालन होती है वो किसके अंदर किया जाता है? डीसी के अंदर किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भार लोड को विद्युत आपूर्ति करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, यंत्र ट्रांसफार्मर का। ठीक है भाई, सॉरी, पृथककारी ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का अनुपात 1 अनुपात के अंदर होता है। यंत्र इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है हम भार लोड के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर। अब हम, यदि आपके अच्छे खासे लाइक और अच्छे खासे कमेंट आएंगे तब ही हम क्या करेंगे, इसरो SDS 2024 का पेपर और बचा है उसका सॉल्यूशन हम 4 तारीख पहले तभी कराएंगे। आपको अच्छा फीडबैक यहाँ पर आएगा। और हाँ, कि सभी के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और 80 क्वेश्चनों को, और वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ते जाइए ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए वहीं आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन होते रहिए। तो अब आगे का पेपर सोल्व कराना है कि नहीं कराना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।